नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और मुद्दा लेकर मैं हाजिर हूं। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से कोई ना कोई लीला चलती रहती है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कथित फर्जी डिग्री का बचाव किया तो मीडिया को सुपारी किलर का खिताब दे डाला। एक और लीला फाइलों को एलजी के पास नहीं भेजने से शुरू हुई है और यह लीला उपराज्यपाल नजीब जंग से टकराव तक पहुंच सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए सबसे पहले मुद्दे की शुरुआत यहीं से करते हैं। दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री फर्जी नहीं है। जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री पर विवाद साजिश है। मीडिया का बड़ा तबका आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहा है। कुछ मीडिया हाउस ने आम आदमी पार्टी की सुपारी ले रखी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही, जरूरत के हिसाब से वो खुद ही कभी गवाह, कभी वकील तो कभी जज बन जाते हैं। देश की अदालत का फैसला जो हो सो हो। जिस शख्स और पार्टी के अस्तित्व का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा जाता रहा है, वही शख्स सत्ता में आते ही मीडिया को गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये है आम आदमी पार्टी की लीला। इसकी बानगी रविवार को तब दिखी जब एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा, तोमर ने अपना जवाब और दस्तावेज मीडिया को दिए लेकिन किसी ने नहीं चलाए। बस हर चैनल ये चला रहा है कि क्या केजरीवाल अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। इसका मकसद सिर्फ तोमर को बर्खास्त कराना है, सच्चाई जानना नहीं। मीडिया का एक बड़ा तबका मेरी और मेरी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहा है और कुछ मीडिया हाउस ने सुपारी ले रखी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने नेताओं का पर्दाफाश किया है, उसी तरह से हम मीडिया की भी परत खोलेंगे। तमाम विश्वविद्यालयों ने कहा है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आगे आए हैं। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े होते हैं तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी दूसरों के लिए कुछ और कहती है और अपने लिए कोई और कानून बना के चलती है। कभी अराजक, कभी तानाशाह तो कभी मासूम। ये तमाम आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगते रहे हैं। इन दिनों केंद्र सरकार से टकराव की वजह से भी अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में है। ये भी आम आदमी पार्टी की लीला ही है। ताजा मामला उपराज्यपाल नजीब जंग से टकराव की नौबत का है। केजरीवाल ने सूबे के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारी एलजी ऑफिस को फाइलें न भेजें। इस पर जंग ने नाराजगी जताई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिवालय ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर अपने अधिकार का दावा पेश किया। मीडिया को जारी सफाई में जंग ने अपने दावे के लिए कानूनों का हवाला देते हुए अपने जरिए फाइलें जाने को सही ठहराया। जंग ने प्रशासन को इस संबंध में जारी अपने निर्देश वापस लेने को कहा है। संवैधानिक एक व्यवस्था है कि दिल्ली का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका एक अपना महत्व है और मुख्यमंत्री का भी अपना एक महत्व है। जंग के ऑफिस की तरफ से जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताया है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की भूमिका लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद करना और सलाह देना है। एलजी को अपने विवेक के तहत फैसले लेने का अधिकार है। वो फाइलें जिनके तहत विधानसभा कानून बना सकती है, अंतिम मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आनी चाहिए। अपनी दलील में एलजी ने संवैधानिक प्रावधानों GNCTD एक्ट 1991 जिसके तहत दिल्ली सरकार का गठन हुआ था और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 का हवाला दिया है। इस पर नई बहस शुरू हो गई है। सरकार या कमीशन ने राज्यपालों की मनमानी पर रोक लगाने के प्रस्ताव दिए थे। अब समय आ गया है कि राज्यपाल की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हो। उन्हें कतई नहीं करना चाहिए और जो संविधान के अनुसार जो मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो प्राविधान है, उसके हिसाब से उनको सरकार चलानी चाहिए। जो इस तरह से कूदफाद कर रहे हैं वो गलत है। वो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में एक भय और दहशत पैदा करना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सब ठीक होगा और पीछे के रास्ते से लोगों को एंट्री कराना चाहते हैं। ये सवाल उसके पीछे ये है, पुलिस को प्रेशराइज करना चाहते हैं, लोगों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ? सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते केजरीवाल के ऑफिस ने संविधान के अनुच्छेद 74, 163, 167 और दिल्ली GNCTD एक्ट का हवाला देते हुए एक ऑर्डर जारी किया था। ऑर्डर में दलील दी गई थी कि बाकी राज्यों में राष्ट्रपति या गवर्नर को वास्तव में बिना फाइलों को भेजे उनके नाम पर सरकारी कामकाज चलता है, लिहाजा एलजी पर ज्यादा बोझ नहीं डालते हुए यही चलन दिल्ली में भी अपनाया जाना चाहिए।
जाहिर है कि जंग को ये ऑर्डर नागवार गुजरा और उन्होंने अपनी अथॉरिटी को जोरदार तरीके से पेश किया। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारे हक राज्य के पास हैं, इसलिए राज्य अपने अधिकार के लिए लड़ता रहेगा। डर केवल इतना भर है कि इस लड़ाई में दिल्ली की आम जनता कहीं हाशिए पर न चली जाए। केजरीवाल और जंग के बीच इससे पहले भी कई मुद्दों पर तकरार हो चुकी है। पहला विवाद विधायकों की पिटाई को लेकर हुआ। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के दिल्ली पुलिस की ओर से पिटाई किए जाने के मामले को मजिस्ट्रेट जांच संबंधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश को उपराज्यपाल नजीब जंग ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच कड़वाहट खुलकर सामने आई थी। कैमरा पर्सन नेहा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस सारी बातचीत से जो सवाल सामने निकल के आए हैं, उभर के आए हैं, उसको सबसे पहले हम आपके सामने रख देते हैं और फिर मुद्दे की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये कि क्या अपनी करतूत से बनी खराब छवि का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या लोकतंत्र के चौथे खंबे को सुपारी किलर कहना खिसियानी बिल्ली वाली कहावत को चरितार्थ करना है? और तीसरा सवाल, क्या LG से टकराव के बहाने चुनावी वादों पर उठते सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है? चौथा सवाल, क्या तोमर को डिग्री विवाद में क्लीन चिट देने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार केजरीवाल को नहीं करना चाहिए? ये सवाल हैं, बड़े सवाल, जिनको कि हम आपके सामने लेकर आ जाए हैं मुद्दे पे। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि हमारे साथ गेस्ट कौन कौन आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। SK शर्मा साहब, जो कि पूर्व सचिव हैं दिल्ली विधानसभा से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे संबित पात्रा साहब हैं, जो कि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश सहगल साहब, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुसूदन आनंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनका मल्होत्रा, जो कांग्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी, उनकी तरफ से बात रखेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ भारती, जो हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे बीजेपी से और कांग्रेस से। मीडिया को कहा गया सुपारी किलर के तौर पर। सबसे पहले मैं उनका मतलब आपसे जानना चाहूंगा कि मीडिया को सुपारी किलर के तौर पर चीफ मिनिस्टर कहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आप कैप्शन देखिए, 70 वायदे और 1000 विवाद। ये अपने आप में क्लैरिटी बहुत कुछ दे देता है कि किस दिशा में दिल्ली को केजरीवाल जी लेके जाना चाहते हैं। अपनी कमियों को, अपने फेलियर को ही, अपने जो छुपाव, जो रोड मैप उनके पास नहीं थी। हमने उनको बार बार पूछा कि जब अभी 70 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या रोड मैप है, क्या दिशा है, लेकिन वो कहते थे उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, आते ही वो काम कर देंगे। और अब आने के बाद कहते हैं 40-50% ही हम काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, डिविएशन डाइवर्ट करिए। उन्होंने कहा था कि हम नहीं, उनका जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम काम सारे करेंगे। टाइम फ्रेम हम नहीं बता रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें दुरुस्त करने हैं, हम टाइम फ्रेम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम काम सारे करेंगे। ये उन्होंने बोला था जब शपथ ग्रहण ली उन्होंने। प्रतीक जी क्या सिंबलाइज करता है? ये क्या सिंबलाइज करता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था आपके मन में, कहीं ना कहीं आपने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया था। दुनिया भर के लांछन लगाए थे दिल्ली सरकार पे, वो लांछन क्यों नहीं प्रूव करते? क्यों नहीं कहते कि जब ये कहते थे करप्शन फ्री कर देंगे, दिल्ली को बेहतर बना देंगे, तमाम सुविधाएं देंगे, कमांडोज देंगे बस वो महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा कहाँ गई? जी, संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सबसे पहले समित जी, ये सवाल है कि मीडिया को कहना कि सुपारी किलर कहां तक जायज? देखिए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो चलने वाला नहीं है। आपको ध्यान होगा, जब बहुत अच्छा कवरेज उनको मिल रहा था तब उनको मीडिया बड़ी अच्छी नजर आ रही थी और दूसरे पार्टियों के विषय में आके मीडिया में हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज जब उन्हें राज करने का मौका मिला और राज के माध्यम से उनकी जो असलियत है वो जनता के सामने खुलने लगी है और मीडिया का जो काम है, मीडिया क्रिटिसाइज करेगी, तो मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है तो वो कह रहे हैं कि मीडिया अब सुपारी किलर बन गया है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और इस प्रकार की जो बेचैनी दिख रही है आम आदमी पार्टी में, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी के सर पे ठीकरा फोड़ने का, अपने असफलताओं के ठीकरा फोड़ने का कवायद शुरू हो चुका है।
जी सोमनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये चर्चा चल पड़ी है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आखिर मीडिया को इस तरह पेश करने की क्या जरूरत है, इस तरह से कहने की क्या जरूरत है कि वो सुपारी किलर है? सोमनाथ जी। प्रतीक जी, ऐसा है कि जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं और जो कुछ भी आप इससे निकलवाना चाह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है जी कि आज वास्तविक में ये जग जाहिर है, कुछ चैनल वास्तविक में वो पॉलिटिकल पार्टीज की माउथपीस हो चुकी हैं। ये सबको मालूम है, कुछ चैनल हो चुकी हैं, सबके बारे में नहीं है। अपवाद में अच्छे चैनल भी हैं, अपवाद में अच्छे मीडिया हाउसेज भी हैं जो आज भी निष्पक्ष रूप से भाव हर तरफ के भाव को रखती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस कदर से इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से कुछ मीडिया चैनल किसी भी चीजों को तुल देकर के तथ्यहीन और प्रमाणहीन चीजों को अपने चैनल पे दिखाने लगते हैं, जी जी, वो उससे समझ में आता है कि बगैर तथ्यों के, बहुत अच्छी थी, बगैर प्रमाणों के हाईलाइट करती थी। आप जब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाती थी तब मीडिया अच्छी थी। भाई आपको मैंने बीच में टोका टोकी नहीं की। कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि पब्लिक हियरिंग हो, बीच में टोका टोकी नहीं की। जी जी जी, सुन लीजिए अनिका जी, बात सुन लीजिए। आपको मैंने बीच में टोका टोकी नहीं की। बिल्कुल बात सुन लीजिए जी। ऐसा है कि कांग्रेस सुनने दीजिए, कांग्रेस 67 साल का जो सुशासन देश में दिया, उसका परिणाम यह था कि दिल्ली में उनको 0 सीट दिया, है ना। तो इसलिए तो आप सुशासन के जो PhD हासिल कर रखी हैं, उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। आपने भारत में सुशासन का जो नमूना दिया, सोमनाथ भारती, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। महिलाओं के घर घुस जाते हैं आपने सुशासन, मोनिका जी आपको मालूम नहीं है, मत बोलिए कम से कम। अगर आप खिड़की वाले मामले नहीं, अगर आप खिड़की वाले मामले पे आप मुझे छेड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। मोनिका जी, मैं आपके छेड़े नहीं छिड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी सत्यता क्या है, मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी की सत्यता क्या है, मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी ने किस कदर से देश की बदलाव करने का PhD हासिल किया, और आज मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी की स्थिति क्या है। अगर मीडिया नहीं होती खिड़की वाले मामले को मत छेड़िए। अगर आप तनिक भी, ओनिका जी एक मिनट, ओनिका जी एक मिनट, बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए ओनिका जी। सोमनाथ जी, आपने बात कही, पूरी बात आपकी सुनी। आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया की बात आपने कही, रिस्पॉन्सिबल मीडिया की बात, एक लाइन खींची आपने। हाँ जी बोलिए। प्रतीक भाई, एक मिनट बिल्कुल बोलिए। पहले ओनिका जी के दुख दर्द पे मलहम लगा दूं। जी जी, ओनिका जी, ऐसा है अगर जनतंत्र में तनिक भी आपको विश्वास है जी, तो खिड़की की जनता जिसमें एक सेकेंड नहीं, ओनिका जी सुनिए, 11,000 में से 9,700 वोट मुझे मिले। कांग्रेस को आज तक वहां पे 5,000 वोट से कभी ज्यादा नहीं मिले, और आज इस बार तो 500 वोट पे उस क्षेत्र में सिमट के रह गई। और वहां माफियाओं पे, संबित जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सोमनाथ जी का कहना है कि उनको तो कोई सीट नहीं मिली, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपका परसेंटेज ऑफ वोट तो ज्यादा दाएं बाएं नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपका इस पे क्या मत है जी। अब सोमनाथ जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, संबित पात्रा। नहीं, देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। अभी सोमनाथ जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे चैनल देश में हैं जो बिल्कुल बिके हुए हैं, तो मैं सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सच्चाई कह रहे हैं तो उन चैनलों के नाम को आप उजागर करिए। पिछली बार भी आपने चैनलों के नाम को उजागर किया था, मगर उसके बाद आप ही के रिप्रेजेंटेटिव जा के उन चैनलों में बैठने भी लगे थे। सच्चाई जो है वो ऐसा नहीं होता है कि आपके समय कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद बदल जाए। आप अपने स्टैंड में कंसिस्टेंटली स्टैंड करके सच्चाई सोच रहे हैं। अगर आप पहले बोल लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे आपसे लड़ना नहीं है, मगर मुझे पूरे विषय को रखने, पहले विषय को रखने दीजिए, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। सोमनाथ जी, मेन विषय यह है कि आपको पहले तो अपने चैनलों के नाम बताने चाहिए। आपको अगर ये तथ्य पता है कौन से चैनल बिक गए हैं, तो कम से कम आपके पास प्रूफ तो होंगे, वो प्रूफ को आप उजागर करिए ना। आप अभी चैनल में बैठे हुए हैं, कैमरे के सामने दिखाइए कौन से चैनल कितने पैसे में बिके हैं, ये आप सत्य काम करिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? और बता दिया जनता को। आज आप सड़क पे अगर निकलने तो जनता से पूछ लीजिए,
जनता बता देगी कि मीडिया जिन जिन चैनलों के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, उन चैनलों के नाम जनता बताए। आप अभी कह रहे थे सोमनाथ जी, आप अभी कह रहे थे कि बिना किसी सबूत के हमारे खिलाफ अर्थात आम आदमी पार्टी के खिलाफ मीडिया दिखा देती है। आपको ध्यान है, आप सतीश उपाध्याय के खिलाफ और न जाने कितने नेताओं के खिलाफ बिना सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप रोज हल्ला बोल देते थे और यही मीडिया दिखाती थी। मगर हमने कभी कहा क्या कि मीडिया बिकी हुई है, चैनल्स बिके हुए हैं? तो आज आप वो प्रूफ लेके आइए कि कौन से चैनल है जो बिके हुए हैं और कितने पैसे में बिके हैं, आपको पता है तो दिखाइए ना। संबित जी एक सेकंड बताता हूं मैं। संबित जी, हमने नितिन गडकरी साहब के बारे में बात उठाई थी। नहीं, सवाल सवाल मुद्दे का, मैं मुद्दे पर वापस आता हूं। मुद्दा सवाल इस बात का है कि चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो कानून मंत्री का, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सवाल इस बात का है मीडिया वो चीज नहीं दिखाती जो वो कहना चाहते हैं, जो तर्क रखते हैं वो चीजें सामने नहीं आती हैं। तो इस मुद्दे पर मधुसूदन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर रोज के रोज ये जो विवाद हो रहे हैं, रोज ये जो लीला चल रही है, आम आदमी पार्टी का जो ये दर्द है, आखिर उसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है, ये खींचतान क्यों मची है? देखिए, अगर आप बहुत ही निष्पक्षता से चीज़ों को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो सपने अभी पूरे तो क्या होते, उसके भीतर लड़ाई शुरू हो गई और वो भी उसी पार्टी के रूप में दिखाई देने लगी जो कि और पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उसके चरित्र में जो नई राजनीति करने का एक संकल्प लेकर वो सामने आई थी, एक वैकल्पिक राजनीति करने का संकल्प लेकर सामने आई थी, वो पृष्ठभूमि में चला गया और डे टू डे चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो उसी तरह के काम करने लगे जो कि और पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। सोमनाथ जी, इस पे कमेंट करना चाहेंगे? आप भी वैसे ही निकले जैसे बाकी लोग थे, बाकी पार्टियां थी, वैसे ही निकले आप भी? मधुसूदन जी, आप मुझे एक पार्टी का नाम गिना दीजिए, बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि जितने भी लैंड इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शंस पार्टी के नेताओं ने कर रखे हैं, पहले उस पे एक्शन लिया जाए। ऐसी कौन सी पार्टी? हमने कहा। और किसने कहा ये बात? हमने कहा कंप्लायंस हैज टू बी फ्रॉम द टॉप। किसने कहा ये बात? कौन सी पार्टी आज तक बातें इतनी बड़ी-बड़ी कर रहे हैं? एंटी करप्शन, आज तक एंटी करप्शन को के ड्राइव को इस कदर से किसने ड्राइव किया, मुझे बता दीजिए। आज तक जनता की समस्याओं के लिए ओपन एनवायरनमेंट किस पार्टी ने दिया, मुझे बता दीजिए। मुझे बताइए, पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने वादे उन्होंने पूरे कर दिए और कितने वादे हमने पूरे कर दिए, ये बता दीजिए। आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे वो आपसे छोड़कर दूसरी उनको आपने निकाल दिया, जो कि वैचारिक आधार थे आपकी पार्टी का। उन दोनों तीनों महानुभावों को आपने निकाल दिया। नंबर 1, आपने भी उसी तरह से चंदा लिया जैसे कि दूसरी पार्टियां लेती हैं और आप उसमें फंसे। मधुसूदन जी गलत नहीं, देखिए इसमें मतलब मुझे कहां फंसे? मुझ जैसे तमाम लोगों ने इस पार्टी को बहुत ही एक आदर्श के रूप में देखा था, लेकिन जिस तरह के काम ये पार्टी कर रही है उससे हम जैसे लोगों का भी मोह भंग हो गया है। हम सोचते थे कि हाँ सचमुच एक पार्टी आई है, लेकिन अब देखिए किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप अपने तोमर साहब का। कम से कम तब तक के समय के लिए, जब तक कि वो सिद्ध नहीं कर देते कि उनकी डिग्रियां ठीक हैं, तब तक आप उन्हें हटा नहीं सकते थे। आपको तो हर क्षण आप तैयार हुए थे अग्नि परीक्षा में से गुजरने के लिए, हर क्षण आपने अपने को तैयार किया था। अब अचानक क्या हो गया कि आप जरा सी बात पर कवच धारण कर लेते हैं। आप जो है मीडिया को, जिसने आपको बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, आप उस मीडिया को गलियाते हैं और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, सुपारी किलर। ये क्या एक राजनीतिक विमर्श की भाषा है? सुपारी किलर, ये किसकी भाषा है? मैं बताता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बताता हूं इस बात। जी आप बोलिए, आपको कोई बीच में नहीं टोकेगा। मैं बताऊं, अगले 30 सेकंड आपके। मधुसूदन जी बोलिए। मधुसूदन जी आप ये समझें, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रति अपने ऑर्डर में ये कहा कि दोनों फेमा के रूल्स का वायलेशन उन्होंने किया है और इनको प्रोसिक्यूट किया जाए फॉर रिसीविंग फॉरेन फंड्स। आज से कितने चैनलों ने चर्चा कर ली इसकी? अभी की सरकार और यूपीओ की सरकार, दोनों सरकारों ने आम आदमी पार्टी के फंडिंग को इन्वेस्टिगेट कर लिया। आज तक उनको कुछ नहीं मिला।
आप कह रहे हैं कि हमारे इसी जगह रोकना चाहूंगा, मैं इसी जगह आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहूंगा। एक सेकंड समित मैं आ रहा हूँ जी, मैं अपनी बात रख लूं। सोमनाथ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, मैं इसी जगह इसी सवाल का जवाब चाहता हूँ। समित जी बताइए, फंडिंग फॉरेन फंडिंग के मामले में आपका जवाब क्या है? नहीं, मैं आपको बड़ा, आपने मीडिया के बारे में प्रश्न पूछा, वो सुपारी किलिंग पे चल रहा है। मैं बता दूं आम आदमी पार्टी का रूल। एक सेकंड हाई कोर्ट ने एक सेकंड आप रुक जाइए। आप तो अपने पार्टी के अंदर से लोकपाल को हटा के बाहर फेंक देते हैं, बाकी आप चले बाहर के बारे में पूछने के लिए। बताइए। और प्रतीक भाई, मैं आप, अरे आप शांत हो जाइए। देखिए इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाता है, थोड़ी शालीनता दिखाएं। पार्टी में शालीनता नहीं है, डिबेट में तो कम से कम शालीनता रहे। आप चुप रहे। मैं तो कहूंगा सोमनाथ भारती जी, आपके पार्टी के अंदर शालीनता नहीं है, उसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप डिबेट में भी शालीनता ना रखें। आपके पार्टी के अंदर कौन कौन क्या कर रहा है वो तो देख ही रहे। कुमार विश्वास क्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, उसके बाद आप हम लोग के ऊपर इस प्रकार से कर रहे हैं। थोड़ा कर रहे हैं वो। अगर आपके पास कुमार विश्वास जैसा कोई नेता होता, अच्छा, तो आप पता नहीं कहां रखते हैं उसको। कुमार विश्वास की मूल्य क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया कि कुमार विश्वास जैसा नेता होता तो उसको कहां रखते? मतलब आप भी छुपा के रखना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? स्नूप गेट स्नूप गेट इसके बीच में कहा, ये स्नूप गेट कहां से आ गया? आपको तो पता है यहाँ तो आपकी खुद की कार्यकर्ता जो है वो जाके कंप्लेन कर रही है। ये लेवल है आपके पार्टी के अंदर। जब आपके पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपके पार्टी के अंदर महिलाएं जाके कंप्लेन करती है और उनके कंप्लेन को सुना नहीं जाता है, और आप मीडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप तमाम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पहले अपना घर संभाल लीजिए, पहले अपना घर तो संभाल लीजिए। जहां तक मीडिया का सवाल है मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है मैं बताता हूँ। आपका बेसिक प्रिंसिपल है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने घर के अंदर के लोगों को पीछे में बाहर निकाल दिया। संबित जी ये बहस मुद्दों पर है। संबित जी बहस, संबित जी संबित जी मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा सबको। ये बहस मुद्दों पर है और सबसे पहली बात यह कि सोमनाथ जी ये बहस भटकनी नहीं चाहिए। सवाल इस बात का है, मुझे ध्यान है जब पहले इसी दिल्ली में जब कोई रेप होता था, तमाम आप थानों का घेराव करते थे, पहुंच जाते थे लोगों को लेकर, तमाम जगह प्रदर्शन होता था। दिल्ली में लगातार हो रहा है रेप। आपने कहा कि सीसीटीवी लगेंगे, कहां गए वो वादा? आपने कहा गार्ड तैनात किए जाएंगे बसों में, कहां गया वो वादा? ये सारी चीजें हैं, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, कहां गया ये सवाल? मैं बताता हूं आपको जी, मैं बताता हूं आपको। देखिए आज नहीं है, बाहर में क्या करेंगे? ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर से मेरी बात जी। संबित जी क्या कह रहे हैं? बताता हूं आपको। क्या आपने कहा? इनकी पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर की चिंता क्या करेंगे? पहले पार्टी की महिलाओं को तो सुरक्षित करेंगे। सोमनाथ जी बोलिए। किसकी पार्टी ने रेप एक्यूज्ड को बना रखा है मंत्री, मुझे बताइए। नहीं वो ये भाजपा है या आम आदमी पार्टी है? कोर्ट की बात कहा ना, कोर्ट ने कहा है क्या उनको ऐसे? कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, पुलिस ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ है। मगर आपके यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जी हो या कुमार विश्वास जी हो, सुनते तक नहीं है महिला की। अपने कार्यकर्ताओं के विषय में जो मुख्यमंत्री नहीं सुन सकता है वो जनता के विषय में क्या सुनेगा बताइए? एक अल्पसंख्यक महिला के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यक महिला के साथ अत्याचार, और उसके ऊपर से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर अत्याचार और सीनाजोरी, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? तो तमाम जगह इस महिला के बयान छपे हैं। क्या इल्जाम लगाया है? उस महिला ने यह कहा है कि मेरी किसी से कोई तकलीफ नहीं है, कुमार विश्वास से हमारा कोई संबंध नहीं है, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, उसमें कुछ लोग सम्मिलित हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के। बेचारी उस अल्पसंख्यक महिला का कहना है कि मेरे बार-बार कंप्लेन करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल नहीं सुन रहे हैं, कुमार विश्वास नहीं सुन रहे हैं, और कुमार विश्वास जी के घर के लोग मुझे बदनाम करने में लगे हैं सोशल मीडिया में। अल्पसंख्यक कह करके एक इसको मोड़ देना चाह रहे हैं। जी इनका कुछ बोलना चाह रही है। जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, इनका आपके पास। जी हम जब सत्य कहें तो वो मोड़ है, आप जब विषय को मोड़ दे तो वो सही मोड़, हम सत्य कहें तो मोड़। क्या वो महिला अल्पसंख्यक नहीं है? क्या वो महिला आपकी कार्यकर्ता नहीं है? एक अल्पसंख्यक मैंने इनका नाम लिया, वो बोलेंगी, वो बोलना चाहती है इस मुद्दे पे। जी
जी इनका जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। थे, है और रहेंगे। जी 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 सोमनाथ जी, हाँ सुनिए क्या कहना चाहती हैं जी, बोलिए बोलिए। प्रतीक जी, हाँ जी बोलिए। प्रतीक जी, बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है मीडिया पे। इस डिबेट को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी केंद्र में महिला सुरक्षा की बात करती है और बात बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, इधर स्टेट में आप देखिए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। ये सीरियस एलिगेशन है, ये वायदे पूरे कर नहीं रहे, मीडिया डाइवर्ट कर रहे हैं। पब्लिक ट्रायल मीडिया का नहीं, पब्लिक ट्रायल अरविंद केजरीवाल एंड टीम का होना चाहिए। परत पे परत खुलती चली जा रही है इनका, कोई दिल्ली में काम नहीं हो रहा, दिल्ली को पॉज मोड में ये लगा के बैठे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी प्रतीक जी, आप पब्लिक ट्रायल में हार गए। रुकिए, आप बात बोलिए, आप पब्लिक ट्रायल हो गई, सुनने की धैर्य अभी तक आप पब्लिक ट्रायल से उबे नहीं है। आप पावर में है ना, अभी लोकसभा में आपने हार देखा, बात बोलिए, दिल्ली में आप जीरो हो गए। 15 साल आप पंजाब में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 15 साल आप कंपेयर नहीं कर सकते। में जो रेप हुआ, 15 महीने कौन जिम्मेवार है उसका? 15 कांग्रेस भी और भाजपा दोनों जिम्मेवार है। जाऊंगी आपको प्रतीक जी, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती और खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। ये बिल्कुल बनावटी लोग हैं, ये बिल्कुल सच्चाई से बहुत दूर है। ये 15 साल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये 15 महीने दिल्ली को चला के दिखा दें। किस कदर से दिल्ली के लोगों को आपने 15 साल बेवकूफ बनाया। आपने वायदे कर दिए, हर डिपार्टमेंट ट्रस्ट है, जनता और इसके लिए शीला जी की सरकार माफ किया और उसके हर मंत्री ये आप उनको सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इनाम दे रहे हैं सोमनाथ जी, फर्जी पे फर्जी बातें करते हैं। भाई आपने माफ कर दिया क्या? अगर आप एलिगेशन लगाते हैं, दिल्ली की जनता जानती है सच क्या है, झूठ क्या है, जाहिर होती हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या कर रहे हैं जिस तरह से आप महिला को ट्रीट कर रहे हैं? वोट मिला है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, कुछ नहीं आपके हाथ में है। दिल्ली के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन मुद्दे से वोट की दुहाई, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। वोट की दुहाई देना जी, बात मुद्दे की है, बात मुद्दे की है। और सवाल देखिए, बात मुद्दे की है। गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। जी जी अनिका जी, मैं बात सुन रहा हूँ, हमारे पास भी था, जग जाहिर हो चुका है। जी जी बात पूरी है। एक तरफ अपार बहुमत है और एक तरफ संवैधानिक दायरा है। जी, हम बात कर रहे हैं उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास के बीच की टकराहट की। हम इस पूरे मुद्दे पे बने हैं। मुद्दे में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम आपको बता दें कि आज का जो मुद्दा है यह है कि आपकी ये कैसी लीला। मैं एक बार आपको फिर अपडेट कर देते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पे पैनल में मौजूद हैं, एस.के. शर्मा जो पूर्व सचिव हैं दिल्ली विधानसभा के, संबित पात्रा जी जो स्पोक पर्सन है बीजेपी के, उमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, मधुसूदन आनंद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनका मल्होत्रा कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सोमनाथ भारती सम्मानित नेता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा इससे पहले था कि आखिर वादे बड़े बड़े किए गए आखिर पूरे क्यों नहीं होते हैं। सवाल इस बात का कि जिस तरह से जंग जो छिड़ी हुई है उपराज्यपाल और खासतौर से मुख्यमंत्री ऑफिस के बीच में, आखिर उसका सबब क्या है। सबसे पहले हम सोमनाथ भारती आज जानना चाहेंगे। सोमनाथ जी, आखिर ये फाइलों का चक्कर क्यों है, फाइलों की लड़ाई आखिर क्यों है? वर्चस्व को लेकर कौन ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, इसको लेकर? प्रतीक जी, ऐसा है कि संवैधानिक रूप से आर्टिकल 239AA कहता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये तीन आइटम्स दिल्ली सरकार के पास नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जी, इसके अलावा बाकी सब कुछ दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के फाइल भी परंपरागत ये रही कि भाई एलजी के थ्रू जाना चाहिए। तो सवाल आज ये पैदा होता है कि संविधान बड़ा है कि कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर बड़ा है। तो आज के तारीख में ये जो पुरानी प्रैक्टिस चल रही है वो ठीक नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। नहीं, और क्योंकि ये पार्टी पहली बार, एक सेकंड प्रतीक जी, एक सेकंड, ये पार्टी पहली बार ऐसे मुद्दों को टच कर रही है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक कंफर्ट जोन के तहत, चाहे राज्य में आप जो कर रहे हैं, आप जिन मुद्दों को सरकार हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार हो। सोमनाथ जी, जो आप कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या जो आप जिन मुद्दों को छू रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हमने कहा कि जो कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको हम रोक देंगे। तो संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया है, अगर वो कहता है
कि इन 3 मुद्दों के अलावा बाकी सारे मुद्दे राज्य सरकार के हैं तो हैं, उसमें एलजी के थ्रू फाइल रूट करने का क्या परंपरा बनता है? जी, हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट सोमनाथ जी, यहाँ पे संविधान एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, एसके शर्मा जी। और ये 91 का जो संविधान जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके एक्ट के तहत दिल्ली सरकार के अंदर ये बात बनी, दिल्ली सरकार बनी, उसके तहत ये बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। सवाल ये बात हो रहा है कि ये सही है कानून के तहत या गलत, राज्यपाल उपराज्यपाल की बात को लेकर? नहीं, जो सोमनाथ जी बात कर रहे हैं बड़े लिमिटेड परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। 239 में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, शब्द है एडमिनिस्ट्रेटर। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है। और संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इस जिम्मेदारी को एक प्रशासक की सहायता से पूरा करेंगे। तो जो उपराज्यपाल हैं वो प्रशासक हैं, वो केवल संवैधानिक मुखिया नहीं है। आप एक राज्य के राज्यपाल से अगर उपराज्यपाल की तुलना करेंगे तो वो वाजिब नहीं है। यानी कहना कि विशेष स्थिति है, दिल्ली की विशेष स्थिति है, परिस्थिति है, उसके तहत कार्य होता है। शर्मा साहब मुझे बता दें जी, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं। जी पूछिए। जी मुझे बता दें, ये जो 3 इश्यूज हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये क्यों स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन्ड है कि भाई ये 3 मुद्दे दिल्ली सरकार के पास नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे इश्यूज दिल्ली सरकार के पास है जिसपे कि हम अपने आप एक्शन ले सकते हैं। मुझे बताएं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन के जरिए सुपरसीड कर सकता है क्या? आप मुझे ये बता दें। सर, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं। संविधान ये कह रहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के राष्ट्रपति चलाएंगे और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से चलाएंगे। तो वो जो व्यक्ति हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप उसको राज्यों से कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि राज्यों के राज्यपालों के पास फाइलें नहीं जाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में भी वही व्यवस्था होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, अगर आप उनमें पढ़ेंगे, उनमें एक एक रूल के पीछे ये लिखा हुआ है कि फाइल एलजी के, आप कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं कर सकते एलजी को बताए बगैर। तो आप कैबिनेट का फैसला भी सर्कुलेट नहीं कर सकते एलजी को बताए। और ये नियम राष्ट्रपति महोदय ने बनाए हैं। इतना गलत है ये, और आप करते नहीं। आप गलत है तो आप चुनौती दीजिए कोर्ट में। नहीं, आपको इनकार कौन कर रहा है? सवाल ये है कि अगर ये सोमनाथ जी मैंने यही बात पकड़ी आपकी। मैं सोमनाथ जी मैं आपकी इसी बात को कि ये कितना गलत है, सबसे पहले मैं संबित का आवाज जानना चाहता हूं। संबित, ये कहना है कि इनका ये बहुत गलत है और ये गलत है, इसको बदला जाना चाहिए, और पार्टी जो गलत हो रहा है उसको बदलना चाहती है। जी एक मिनट सोमनाथ जी, आप अगर शांत होंगे तो बाकी लोग भी आराम से अपनी बातों को कह पाएंगे और जनता समझ पाएगी। आप एक सेकंड सोमनाथ जी, एक सेकंड। लेफ्टिनेंट गवर्नर शब्द का यूज नहीं है इसमें। सेक्शन 239A कहता है the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the lieutenant governor। आप कह रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर शब्द का यूज नहीं है? अरे साहब, एडमिनिस्ट्रेटर आपने खुद ही शब्द पढ़ा है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने खुद तो कहा, आप समझ तो लीजिए पहले। विल बी कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे वो कहा, वही तो कहा उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही तो कहा। बाकी जगह तो एडमिनिस्ट्रेटर शब्द का राज्यों में तो इस्तेमाल नहीं है। कि वो शब्द कहीं यूज नहीं है। ओहो, लिटरल मीनिंग पे जा रहे हैं ये। मैं प्रतीक, मैं कह सकता हूं क्या? हाँ जी, बोलिए, आपका समय। देखिए ये हम लोग क्यों माथा मार रहे हैं? ना खाता सही ना बही, जो कहे केजरीवाल वही सही। हर बात पे यही प्रूव होता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मीडिया भी गलत है, सारे लोग गलत है, केजरीवाल साहब जो कह दे वही सही है। इतने वर्षों तक कोई संविधान को समझ नहीं पा रहा था, बस यही आए हैं चंद्रमा से, सब कॉन्स्टिट्यूशन को यही समझ सकते हैं। पहली बात तो मैं उस सर्कुलर के वैधता पर ही सवाल उठाता हूं। जहां तक थोड़ी बहुत मैं समझ रखता हूं, ये सर्कुलर अगर चीफ सेक्रेटरी जारी करते तो समझ में भी आता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर नामक कोई पद अलग से, जो कि वो सर्कुलर निकालते हैं। इस सर्कुलर की संविधानता पर ही मैं प्रश्न उठाता हूं। यहां बाकी बड़े लोग बैठे, आप उनसे जरूर पूछिए इस विषय में। जी सवाल इस बात का सर्कुलर की बात है, लेकिन सवाल है अधिकारों को लेकर भी बात है। एक चुनी हुई सरकार भी है, जो बात कहना चाहिए वो एक चुनी हुई सरकार है, उसके पास अधिकार होने चाहिए और होते हैं। अब इसमें यहां पे जो टकराहट है वो पार्टी के अंदर की टकराहट जो वहां पे भी दिख रही है वो सामने नजर आ रही है, या ये एक कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने की कोशिश है कि नहीं, हमको ये पावरफुल चाहिए क्योंकि यहाँ पे वायदे बड़े बड़े हैं और पूरे हो नहीं सकते, दिल्ली की स्थिति परिस्थिति ऐसी है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि वो नाम मुख्यमंत्री शब्द लगा हुआ है तो उससे ये कंफ्यूजन स्टेट से करते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास पूरी पावर होती है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर होती है।
तो ये लोग समझते हैं कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है या दिल्ली की विधानसभा है उसको भी ये सारे अधिकार हैं, जबकि विधानिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, सिवाय दिल्ली और पांडिचेरी को छेड़ के कई जगह विधानसभाएं भी नहीं है और वो सीधे केंद्र से प्रशासन चलता है। उमेश जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज्यादा प्रशासनिक अनुभव शायद किसी के पास नहीं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। सवाल इस बात का है कि वायदे बहुत किए गए हैं, वायदे पूरे भी करने हैं। अब ऐसे में स्थिति परिस्थिति ये बन गई है कि कैसे हो, क्योंकि अधिकार शायद उतने नहीं है दिल्ली में। जी उमेश जी। देखिए 239AA की बात चल रही है, उसमें चाहे उपराज्यपाल लिखा हो या एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो उपराज्यपाल हैं वो किसी भी डिसीजन से असहमति प्रकट कर सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और अगर वो असहमति प्रकट करते हैं तो उनको ये भारत सरकार को भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो हर डिसीजन से डिसएग्री कर सकते हैं। इसलिए उन मामलों के भी जो कि सो कॉल्ड ट्रांसफर्ड हैं, जो असेंबली के दायरे में हैं, वो भी भारत सरकार को मतलब उपराज्यपाल को आने चाहिए। दूसरा उसमें यह है कि जो सर्विसेज के मामले हैं या एमसीडी एक्ट है या डीडीए एक्ट है, ये सारे पार्लियामेंट के एक्ट हैं, 9 एक्ट को अमेंड कर सकती है असेंबली, और उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। वो जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो वो सारे मामले लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएंगे ही जाएंगे, चाहे आप कुछ भी उसमें कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन एमसीडी एक्ट में नहीं हो सकती। अब आपने ये पॉइंट बताया कि ये वादे कैसे पूरे होंगे। अब वादे तो देखिए करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि इनका खर्चा कितना होगा। नहीं, मैं मधुसूदन जी से पूछ लेता हूँ। सिर्फ ये मधुसूदन जी, सवाल इस बात का, वादे बहुत किए गए हैं, कैसे पूरे होंगे ये भी एक सवाल है कि कैसे ये जो टकराहट है कहीं ना कहीं इसका भी प्रतिफल है, नजर आ रहा है। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ सोमनाथ जी, इसी के बाद आप ही के पास आऊंगा। जी पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद ही अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि अगर हमने 40% 50% वादे भी पूरे कर दिए तो समझ ली हमने बहुत काम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सरकार इस बुनियाद पर आई थी कि ये लोगों के काम करेगी, जनता से पूछ के जनता के लिए काम करेगी, और उसने उस दिशा में कुछ अच्छे काम किए हैं, निश्चित रूप से किए हैं। ये भी बात सही है कि एक लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए कायदे से। और ये एक मामला ऐसा है, लेकिन इतना जटिल मामला है कि जैसा कि अभी बताया गया कि ये प्रशासक को ये काम दिया गया है, तो और प्रशासक को जिम्मेदारी सौंपी गई है, सारे मामलों में वही प्रमुख हैं, उनकी सहमति ही प्रमुख है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत एमिकेबली इनको निभाना पड़ेगा, बहुत एमिकेबली इस पर चलना पड़ेगा, बहुत ही सूझबूझ से काम करना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब दिल्ली को आपने इस तरह की बातें पहले भी अतीत में कही गई हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो आप कम से कम एक चुनी हुई सरकार है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दीजिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि तमाम सरकार, ये बात भी सही है। अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली, उसके बाद वो प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने उनसे कुछ कहा भी, पूर्ण राज्य वाली बात भी कही, और ये शायद वो जानते थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ चीजें बनती नजर नहीं आ रही हैं। टकराहट शायद वो भी एक कारण है। आपने मुझसे पूछा जी संबित, आप ही से पूछा है। देखिए प्रतीक, 2-3 चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए। तमाम पार्टीज ने इसकी कोशिश भी की है और हमने आंदोलन भी किया है, तो इसलिए आज मैं एक अलग स्टैंड रखूं ये उचित नहीं होगा, मगर ये पूरा एक प्रोसेस है और प्रधानमंत्री जी ने भी और खुद गृह मंत्री जी ने कहा है ये पूरे एक प्रोसेस के पश्चात ही इसका आंकलन लिया जाएगा और जो उचित होगा किया जाएगा। मगर बड़ी बात यह है कि आपने जो वादे किए थे, आपको वादे तो अपने हिसाब से करने थे, आपने वो वादे तो कर लिए, मगर बाद में कहना कि हम ये वादे पूरे तभी कर पाएंगे जब केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी होगी, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आप फिर ओनर शिफ्टिंग कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का केंद्र सरकार की ओर। दूसरी बात है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में तू मैं हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि मैं 40% से अधिक वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगर जनता नाराज होगी तो जनता के लिए सोमनाथ जी, ये बात सही है क्या कि 40% से ज्यादा नहीं पूरी हो पाएगी बात? सोमनाथ जी, रिएक्शन, स्मॉल रिएक्शन, ब्रेक पे जाऊं से पहले। प्रतीक जी, हाँ जी, प्रतीक जी ऐसा है कि जो संबित भाई ने पहले बात कही, पहले मैं उसको उजागर कर दूं। नहीं, पहले बताइए वादे पूरे करेंगे या नहीं पूरे? मैं बता रहा हूं, नहीं प्रतीक जी मैं उस पे आ रहा हूं, बिल्कुल बताऊंगा आपको जी।
ये पिछले साल जून 2014 में जो दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच है उसके पर कतर दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी हकीकत को मैं रखता हूं आपके सामने। कौन कहता है पर कतर दिए गए? पर बिल्कुल नहीं कतरे गए, कानूनन काम हुआ है। आपने देखो जो एंटी करप्शन बिल के अंतर्गत आपने अपने संविधान क्षेत्र के बाहर, दिल्ली से बाहर जाके लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप कभी अपने दायरे से बाहर मत जाइए। इस कारण से आपको याद दिलाया गया कि आपके कानून का दायरा आपके राज्य के अंदर का ही है। चाहूंगा क्योंकि आपने क्यों ऐसा ऑर्डर जारी किया? आप चाहते हैं कि मैं साफ साफ बता दूं? बिल्कुल साफ साफ बताइए। आप बताइए ना, आप बताइए। बिल्कुल बताइए कौन सा चैनल बिका हुआ है? 2014 कुमार विश्वास जी की सच्चाई क्या है? 22 साल से आ रही परंपरा को, आ रही प्रैक्टिस को आपने जून 2014 में ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी कि आपने एक सर्कुलर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है दिल्ली सरकार का, उसको आपने विड्रॉ करने का प्रयास किया। इसलिए किया कि एक फेमस उद्योगपति का सिर दिल्ली हाईकोर्ट में अटका हुआ था। मुद्दे में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर रोज नए नए विवाद और मुद्दे का आज मुद्दा ये कि यही है आपकी लीला। और हम सबसे पहले आप बात करेंगे मधुसूदन जी आपसे कि आखिर तमाम बातचीत है, तमाम आपने देखा कि पूरी बहस हुई, इस बहस में आखिर लब्बो लुआब ये निकलना चाहिए कि आखिर ये खींचतान में दिल्ली की जनता का भला कैसे होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा कि ये रोज रोज जो पार्टी के अंदर चल रहा है, तो सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं बचाव की मुद्दा में लोग नजर आते हैं। दिल्ली का भला कैसे होगा और ये खींचतान क्यों? देखिए, ये जो पार्टी है, ये इसकी बुनियादी ये है कि ये तमाम जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उनको चुनौती देती है। ये पार्टी चुनौती देकर ही सत्ता में आई है, तो ये तो इसका स्वभाव है, इसका चरित्र है, ये करती रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें कर देगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो भारतीय संविधान की के बाहर जाके वो इनका मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा। बहुत देर से आप चुप हैं। इनका आखिर दिल्ली की जनता का भला कैसे होगा? देखिए प्रतीक जी, जब मैलिफाइड इंटेंशन हो तो ऐसे ही होता है। अगर आप दिल्ली की सरकार की बात करें, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, एथिकली सब अधिकार खो चुके हैं। इनको पता है कि ये जो बोल चुके हैं वो नहीं पूरे कर पाएंगे। बड़ी पार्टी जो केंद्र की सरकार अगर देखें और रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, इतने बहुमत के साथ आई पार्टी और आप कह रहे हैं अधिकार खो चुके हैं, कैसे कह रही हैं आप ये बात? बिल्कुल हो चुकी है। अरे सुनिए ना, सुनने का मात्र रखिए, बोले चले जाते बीच में आप। ऐसे ही केंद्र सरकार की अगर बात करें, बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, उधर करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काला धन की बात करते हैं, तमाम हिंदुस्तान में देखिए केंद्र सरकार तो विफल और दिल्ली की सरकार तो विफल। कहने का मुद्दा ये है कि इन्होंने को सिर्फ सत्ता चाहिए थी, सो मिल गई। बार-बार वोट कर रहे हैं। अरे वोट तो आती बातें हैं, काम करिए, परफॉर्म करिए। मेडिकल पढ़ाएं कि साइंस पढ़ाएं, इंजीनियरिंग पढ़ाएं, कहां भेजें? जब हम थे, हमने परफॉर्म भी किया, डिलीवर भी किया। +2 के बाद लगातार जीते हैं। अगर आप डिफॉल्ट से अगर दिल्ली में आ गए, अगर सोमनाथ भारती जी तो क्या अगर डिफॉल्ट से अगर दिल्ली में आ गए तो दिल्ली का भला करिए, दिल्ली को रैंसैक मत करिए, दिल्ली का उपकार मानिए जो दिल्ली ने आपको चुना। घर घर आपकी उम्मीदें थी, आपने पूरी उम्मीदों को पानी फेर दिया। झूठ पे झूठ। कभी अभी आपके कुमार विश्वास किसान को कहते हैं मर गया, क्या वो मर गया? किसान रैली में हत्या करवाते हैं, क्या बात झूठ बोल रहे हैं? आपने अधिकार खो दिया। जी आप झूठ बोल रहे हैं कि दुहाई मत दीजिए, चैनल के ऊपर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आपने किसानों के लिए क्या किया इस देश में मुझे पता है, पूरा देश जानता है। क्यों नहीं चैलेंज करते आप? छोटा सा रिएक्शन संबित जी। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का एक चरित्र बन गया है कि वो हमेशा ये कहते रही है कि सभी झूठ बोल रहे हैं और वो सच बोल रहे हैं। बड़ा दुखद विषय है कि इतने बड़े मैंडेट के साथ वो आज दिल्ली में आए
बजाय इसके कि वो काम करे जिसके लिए पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड सोमनाथ भाई, बहुत बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला है, आप लोगों को वाकई काम करना चाहिए। और हम सबकी गुजारिश है, जिस तरह की लड़ाई आपके घर में हो रही है, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ आप अपने पार्टी के अंदर कर रहे हैं, और अब जिस प्रकार संविधान के दायरे के बाहर जाके काम करने की कोशिश, और कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो मीडिया के ऊपर भी उंगली उठाना ठीक वैसे ही है। जब तक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आपके लिए अच्छे थे तो वो उनको सहला के रख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने आपकी आलोचना की तो पीछे से आपने उनको लात मारी। ये पीछे से लात मारने वाला जो प्रक्रिया है आपको अपने पार्टी के संविधान से निकालना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट रिएक्शन, बहुत शॉर्ट। जी संबी जी, मुझे मालूम है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य और कितना तथ्यहीन है। एक भी बात आप जज बन गए हैं क्या आजकल? कहीं भी सब कुछ मालूम पड़ रहा है तथ्य नहीं, सारे तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए आपके दिल में अपार उमड़ा प्यार है, ये कहाँ था जब वो कह रहे थे कश्मीर में होना चाहिए रेफरेंडम? तो क्या आप तो बहुत बड़े आज का बहुत उनके खिलाफ थे। नहीं, आप बताइए कि क्या आपको इसी प्रकार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिहेव करना चाहिए? आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जी बिल्कुल, आज आप काम नहीं कर, सबको सब कुछ कहना है, लेकिन आज मुद्दे को यहीं पे देना होगा विराम। फिर मिलेंगे कल, उठाएंगे बात। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।